वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लव एट फर्स्ट साइट का पार्ट 6 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वहीं अच्छा खासा सावन लेने के बाद वो बाहर आता है। आने के बाद वो खुद को अच्छे से ड्रेसअप करता है और वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है वोइंग वोइंग वोइंग, तुम्हें एक रूड अल्फा से प्यार हो गया है या फिर क्रश हो गया है या फिर क्या हो गया है। तो वहीं ने गहरी सांस लिया और कहा वही ये सारी इमोशन गए तेरे लेने, तुमने अपने दोस्तों की लाइफ जो वाट लगे उसे जाके क्लियर करते हैं। ये गहरी सांस लेता है और ये चारों जो अपने काम को करके थके हारे हुए घर आते हैं वो देखते कि विंग आ चुका है और वो सरप्राइज है क्योंकि डाइनिंग टेबल पे खाना बना के रखा गया है, ऊपर भी उनके फेवरेट ड्रिंक के साथ। ये देखने के बाद सारे लोग बोले विंग ने कुछ कांड किया है, कांड ने कर्म कांड करके आया है। जी हाँ, ने कहा इसने किसी के साथ पंगा ले लिया क्या। तो बन्नी ने कहा पक्का किसको कुट कर आया होगा। ये देखने के बाद वो चारों फ्रेश होकर उस डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। विंग आता है और कहता है तुम लोग आ गए। तो जंग ने कहा क्या क्या है। तो इन्हें पहले डिनर, उसके बाद वो पाँच खामोशी से डिनर करते क्योंकि उन्हें पता है ये डिनर अगर बातचीत शुरू हो गई तो ये डिनर नहीं रहेगा। खाना खाने के बाद विंग उनको अपने अपने फेवरेट्स जो कोल्ड होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स, उसे पकड़ाता है और फिर घुटनों के बल आके बैठ के एक लंबा सा बो करके बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने लान मांगी से पंगा ले लिया है। ये कहने के बाद उसने इतना ही बोला था, म्यामा जो पी रही थी वो उसके मुंह से निकल के सीधा जाके वेनिंग के मुंह पे पड़ा था और जियांग और मैंगी एक दूसरे को देख रहे थे और सिर्फ मैंगी के मुँह से आवाज़ निकला तुमने क्या क्या। तो मैं बस फिर से अपने पूरे होश आवाज़ में सुनने की कोशिश करती है। तो वो कह रहा था मैंने लान वांगी के ऊपर पानी डाल दिया, इतना ही नहीं उसे मैंने अच्छी खासी लेक्चर दे दिया। ये सुनने के बाद म्याम्या ने सीधा फ़ोन निकाला और वो उसने सीधा अपने गगा लान सिचन को फ़ोन लगाया और कहा सिचन का आप मिंग्या को फ़ोन करके कॉन्फ्रेंस कर लो। उसके बाद लांसीचन म्यामा की इतनी पैनिक वॉइस सुन के बाद उन्होंने वैसा किया। उसके बाद म्यामा ने अपने पूरे फैमिली मेम्बर को कॉन्फ्रेंस में लिया। उसके बाद म्यामा बोली मॉम डैड अंकल आंट काका मंग्या काका मुझे बचा लो मांगजी काका से, मेरे एक दोस्त ने उनके साथ पंगे ले लिए हैं। ये कह के बहुत दुखड़ा रोने लगी। वहीं बस म्यामा की रोने की हालत दिख रहा था क्योंकि म्यामा जनरली रो रही थी। लांसीचन मिंग्या को पहले थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही थी पर क्लियर ही नहीं। तो वोइंग भी रोने लगा गग्गा प्लीज़ बचा दो, प्लीज़ अपने भाई से मुझे बचा लो प्लीज़। ये चारों अलग ही शौक पड़े थे एल्डर्स कि भाई ये कौन है जो वांगी से बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और म्यामा अपने भाई से डर रही है इतना क्योंकि हाँ उन्हें पता है कि वांगी का गुस्सा कितना बुरा है और जब पता चलेगा कि म्यामा की वजह से किसी वांगी का कुछ बुरा हुआ, मतलब वांगी का कुछ लॉस हुआ है फिर कुछ हुआ है तो शायद कुछ अटपटा ना हो जाए। फिर मैडम ही ने कहा म्यामा क्या हुआ है। तो म्यामा ने कहा बक्को विंग बक्को। तो विंग ने ए टू लेके झट तक सब कुछ बक दिया। ये सुनने के बाद मैडम को लगा कि नहीं वांगी जो अभी इमोशनल लेस हो गया है वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करे। पर उसके कैबिन में उसी के दोस्तों के सामने इस ओमेगा ने ये क्या, ये जानने के बाद लैन कोरियन शॉक, लैन जिगिजुन लैन ने वहाँ शॉक में बैठे थे। तभी लैन ने कहा म्यामा हम तुमसे बहुत प्यार करते आगे भी करेंगे। तो म्यामा ने कहा आपका मतलब क्या है मॉम। तो मैडम ने कहा हम संन्यास ले रहे हैं। ये सुनने के बाद विंग बस शॉकिंगली म्यामा के फैमिली को सुन रहा था और कुछ नहीं। जंग वेंडिंग भी सुन रही थी ये सारी सिचुएशन। तभी लैंड कोरियन ने कहा म्यामा तुम्हारी मॉम डैड ना संन्यास लेने चले, अब हम संन्यास ले रहे तो साउजी और गगा यहाँ पे क्या करेंगे, वो भी हमारे साथ संन्यास लेने के चले गए। ये कह के ये इन चारों ने फ़ोन कट कर दिया। तो म्यामा ने कहा मॉम डैड अंकल आंट। तभी लांसी चार और जो शौक में ही थे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो लांसी चढ़ने का मुझे कंपनी बचानी होगी। ये कहने के बाद उन्होंने म्यामा का फ़ोन कट कर लिया। तब भी म्यांग्या ने कहा सिचैन। तो लांसी चढ़ने के मन में बोले माफ़ करना मिंग्या। ये कहने के बाद उन्होंने भी फ़ोन कट करके दे दिया। तो मिंग्या ने कहा म्यामा मैं इतना टेंशन कैरी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक टेंशन को कैरी कर रहा हूँ तो इसमें मेरी कोई योगदान नहीं है। डोंट वरी, मैं तुम्हें हर महीने पॉकेट मनी के लिए 2-3 लाख भेज दूंगा। ये कहने के बाद उन्होंने भी फ़ोन कर दिया। वही बस डिसबिलीव के साथ म्यामा के पूरे फैमिली मेम्बर को सुन रहा था।
मैं एक डेथ गिलर के साथ इनको देख रही थी। वही मेरी कोई गलती नहीं है, उस गधे ने मुझे इतना छेड़ा। तो मैंने गधा, तो तुम्हारे प्यारे से भाई ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मैंने उसके ऊपर पानी उड़ेल दिया और इतना नहीं अच्छा खासा लेक्चर दे दिया। तभी जंग बोलते हैं, तुमने क्या किया है हुई, तुमने क्या पता है ना, तुमने लाल बांग जी से पंगा लिया है, जिसके साथ मतलब पंगा लेने के लिए पॉलिटिशियंस भी कांपते हो तुमने। उसके ऊपर ये कि वो धड़ाक से बैठ चुके थे, वो चारों बस इनको घूर रहे थे। मैं जो शौक में रो रही थी, वेंकिंग उसे संभाल रही थी, वेंकिंग और जंग बस वो इनको देख रहे थे। तभी वेंकिंग ने कहा हमारा चैनल, ये कह के वो पांचों भागे। तभी देखा उनका चैनल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्राइक नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए शांत है। बस यहाँ ने वही तुम्हारा गुस्सा। तो इन्होंने कहा मेरा गुस्सा क्या? तो जंग ने जोर से चिल्लाया तुम्हारी गुस्से की वजह से कितना कुछ झेलना पड़ा है, और तुम हो कि तुम्हें लगता है ये ठीक था 5 साल पहले भी। तभी वही ना जंग तभी सबने चिल्ला गया। मैं भी यहाँ तक चिल्ला उठी जो अभी रो रही थी। उसने भी जंग के ऊपर वॉइस रेज कर दिया हाँ ना शांत हो जाओ प्लीज़ शांत हो जाओ। तभी वही जो खामोश हो गया था, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया और कहा सॉरी मेरी वजह से हुआ। ये कह के वो रूम पे चला गया और उसने खुद को लॉक कर दिया था। तभी मैं कि नहीं ये क्या क्या जंग जो खुद चिल्लाने के बाद वो भी खुद थोड़ी देर उस जोन में चला गया क्या उसने कहीं ना कहीं इनके उस दर्द को खरीद दिया जो उसे नहीं निकालना चाहिए था। तो वो ये सुनने के बाद जंग ने मैंने क्या क्या उसने एक कांच के वास था उसे तोड़ दिया। वेंकिंग ने जैसे तैसे जंक्शन को संभाला। म्यांमार रो रहे थे, पर हाँ अभी जो हुआ वो सिचुएशन नॉर्मल नहीं था। फिर भी जैसे तैसे करके उसने वहाँ की सिचुएशन को उन चारों ने हैंडल किया। अब जैसा जो गिल्ड ट्रिप में चला गया था वेंकिंग उसे संभाल रही थी। वेंकिंग और म्यांमार अभी उनका रिस्पॉन्सिबल था कि वो चैनल के ऊपर नज़र करा के रखे कि कुछ स्ट्राइक हुआ, कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक हुआ, फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर कुछ इलीगली नोटिस आया, वो क्विकली एक्शन है। वो पूरी रात इन पांचों की पूरी बैंड बज चुकी थी। यहाँ पे वांग जी जो अपने उस कैबिन से बाहर निकला ही नहीं था। साउथ इंडियन सुयांग सोंगलान न्यूसन भी बहुत परेशान थे। यानली सिचे और जिंजुशन को जैसे तैसे समझा के उन्होंने वहाँ से भेज तो दिया था। यानली ने घर आके जब ये पूरी बात मैडम यो को बताई तब मैडम यो निकल चुकी थी कि अपने दोस्तों से बात करना ही पड़ेगा। बहुत लंबा गैप हो गया है उस दिन, मतलब बहुत सालों से बातें नहीं हुई और बच्चों की बात आती है तो पेरेंट्स कुछ भी कहते हैं और फ्रेंडशिप भी ऐसी एक चीज़ है इन लोगों के बीच बहुत कॉमन है। तो वो लैंड हाउस निकल चुकी थी मैडम ली से बात करने के लिए। और मैडम यू को देखने के बाद मैडम यू ने कहा तुम यहाँ पे यू किस हो? तो मैडम ने कहा बच्चों की वजह से। तो मैडम यू समझ नहीं पाई और मैडम यू ने जब पूरी बात बताई कि क्या क्या हुआ है तो ये जानने के बाद मैडम ने ओह वही तुम्हारा बेटा है। अभी कुछ समय पहले मैमा ने भी फ़ोन किया था इस बारे में बताने के लिए, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं यू। तो यू ने कहा बच्चों ने बहुत मेहनत से वो चैनल बनाए हैं। उसके बाद उन्होंने इस चैनल के बारे में सब कुछ बताया कि हाँ उनके चैनल थोड़े अटपटे, थोड़े फ़नी, थोड़े नोटी। तलान को रहने का फिर भी वांग जी का कैसे हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैडम ये जानने के बाद वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे टूट गई थी। मिंगिया और सिचन बातें कर रहे थे। मिंगिया ने कहा सिचन प्रॉब्लम आएगा तो सिचन ने कहा मैंने कुछ लीगल टीम को रेडी करके रखा है, अगर कुछ प्रॉब्लम आया भी तो हम हैंडल कर लेंगे। और ऐसा नहीं था कि हाँ अब सच में विंग के चैनल को लेके ये सारे बहुत परेशान थे क्योंकि हाँ उन्हें पता है वांग जी का गुस्सा इन 5 सालों में बहुत ख़राब हो चुका है। बहुत मतलब बहुत ऐसा हो चुका है कि शायद कुछ कर ही नहीं सकते उस गुस्से को लेके। फिर भी ये सारे लीगली प्रिपेयर हो रहे थे, मेंटली प्रिपेयर हो रहे थे। और ऐसा नहीं था कि एल्डर्स कुछ नहीं कर रहे थे। एल्डर्स ने सोच लिया था कि वो वांग जी से इतने सालों के बाद अगर उन्हें वॉइस रेज करनी पड़े तो वो करेंगे। क्योंकि हाँ एल्डर्स ने जब देखा था, मतलब लैंस ने जब देखा था कि हाँ उनका चैनल कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जस्ट बिकॉज नॉट दैट फनी एंड स्टूपिड थिंग्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी करता है। तो एल्डर्स भी रेडी हो चुके थे कि इनके हेल्प करने के लिए। और मैम का दोस्त है वो कैसे ना करे, इसलिए वो सारे मेंटली प्रिपेयर हो जाएगी। कल सुबह या फिर कुछ भी हो वो हेल्प तो करेंगे वो इनके लिए। और यहाँ पे वांग जी जो रात पर सोच रहा था इनके बारे में, इनके
अपीयरेंस के बारे में, विंग के बातें मांझी को कहीं ना कहीं जोड़ के रख रही थी कि हाँ, मांझी ने सच में अपनी वो जो दीवार खरीद किया था, वो उस दीवार में खुद को लॉक कर चुका था। वो भूल चुका था उसकी फैमिली मेम्बर्स है, उसकी एक बहन है, वो सब कुछ भूल चुका था। वो भूल चुका था कि वो कैसे अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा था। इन सब चक्करों में से उसने क्या क्या सबको दूर ढकेल दिया। सब उससे डरते थे। उसे याद है कि उसके फैमिली मेम्बर उसे बोल बोल के थक गए थे, उसने बोलना छोड़ दिया था उनके फैमिली मेम्बर ने। अब वो समझ चुका था कि हाँ, मेरी वजह से मेरी फैमिली को कितनी तकलीफ हो रही है। यहाँ पे मांगजी जो शाम मतलब पूरी रात उस कमरे में बंद था, साउजिन जन सुयांग और सॉन्गलैन न्यूज़न पूरी काम को हैंडल कर रहे थे कि हाँ, उन्हें पता है कि मांगजी कुछ तो लीगल एक्शन लेगा ही, और अगर लेगा तो उसे प्रिपेयर होना पड़ेगा। इन्हें बुरा भी लग रहा था वो इनके लिए, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। इनके उन्हें सेटल चेक करना था, सब कुछ करके वो वहाँ से निकल चुके थे क्योंकि मांगजी को भी पसंद नहीं आएगा वो वहाँ पे रुके। तो बस मांगजी सोच रहा था, पूरी रात वहाँ से बीत के सबको टेंशन था। और विंग जो सच में वो अपने रूम पे जाके खुद को लॉक करने के बाद वो रो रहा था। रोते रोते वो वहीं पे सो गया था। सुबह उनके डरावने सपने के साथ वो फिर से जगता है और खुद को फ्रेश करता है और नीचे आता है तो दिखता है कि जैंग चैन ने इस बार कॉफ़ी बनाई है उसके लिए और एक सॉरी नोट था और उनका यही चल रहा था, अगर कोई नाराज़ करेगा तो ऐसे ही मनाएगा। तो इन्हें कहा आई एम सॉरी, तो जैंग ने आई एम सॉरी टू। उसके बाद बैंकिंग और वेंडिंग मैम ने एक साथ बोला कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो अभी तक नहीं आया है, सुबह तक दोपहर तक वेट करते हैं। ये कहने के बाद वो चारों मतलब 5 लगे पड़े थे अपने चैनल को देखने में। बट सबको शॉकिंग वाली बात पता चली कि उनके ईमेल का रिस्पॉन्स आया और लान बांगजी ने पर्सनली मैसेज करके उस मतलब ईमेल करके अपनी ईमेल आईडी से बताया है कि वो इंटरव्यू देने के लिए रेडी है। ये बात उन्हें करीब 11 बजे के आसपास पता चला और ये देखते ही वही क्या उसके पूरे दोस्त, यहाँ तक कि म्यामा खुद शौक थी। और म्यामा ने जब ये बात फ़ोन करके लान हाउस में बताई तो म्यामा को और एक शॉकिंग बात पता चली कि उसके भांजी काका जो किसी से बात नहीं करते हैं, उन्होंने सडनली उसे उनके घर में फ़ोन किया। उनके मॉम डैड अंकल आंट और तो और सचिन काका में क्या कैसे नॉर्मली बात किया कि हाँ मतलब नॉर्मली क्या, मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खाया, आप कैसे हो, आपने खाना खाया। उसने बस भांजी के मुँह से इतना ही बहुत है इन सब के लिए, वो ही उनके लिए नॉर्मल है। मैं बस इनको देख रही थी। उसने वो इनको देखने के बाद उन्हें फ़ोन रखा और सीधा जाके उनका गले लगाएगा। विंग पता नहीं क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कुछ नहीं पता, पर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये कह के म्यामा रो रही थी कि हाँ, म्यामा को पता है उसके भांजी काका बदल चुके थे। उसने सबके मुँह से यहाँ तक कि खुद रियलाइज़ किया था कि उसके भांजी काका कितने बदल चुके थे। पर उनके इस एक बड़े से स्टंट के चक्कर में सच में वांगजी पूरा का पूरा चेंज, वो जो चेंज आया है वो सच में बहुत ज़्यादा है। विंग बस मुस्कुरा रहा था और मन में बोल रहा था थैंक गॉड तेरे निशान पे लग गए। ये कहने के बाद ये लोग ने कहा तो फिर क्या, अगले संडे इंटरव्यू है, ये कह के वो सारे प्लान करने लगे कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए। उसने म्यामा से भी कुछ बातें विंग पर्सनली डिस्कस किया था कि क्या वांगजी कुछ चीज़ों के लिए कंफर्टेबल होगा, ये वो वगैरह वगैरह। उसने पूरी बातें डिस्कस किया। इन अगले संडे तक ये लोग अपने घर नहीं गए थे मैडम यू, और घर वालों को जब मतलब पता चला वो सारे खुश थे। यहाँ ने अलग ही शौक हो पड़े थे कि भाई ऐसा हुआ क्या कि सच में वांगजी मान गया। भाई सारे लीगल टीम को एक राहत भरी सांस आई क्योंकि उन्हें वांगजी के लीगल टीम से लड़ना था ओपोनेंट बन के, और वांगजी के लीगल लॉयर सबसे बेस्ट होते हैं। ये बात उन लीगल टीम को भी पता था, उनके भी पसीने छूटे थे। पर हाँ, वो सुबह सच में सबके लिए एक ब्राइटनेस था, एक रोशनी लाइट था, एक रोशनी थी जो वो किसी को नहीं बता सकते थे। सबका एक टेंशन उतर गया था। ये बात जब साउथ इंडियन सुयांग सॉन्ग लानी हुसैन को भी तब पता चला, वो भी भाई अंदर से मतलब कितना हैप्पी 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 वाला डांस करने में लगे थे कि हाँ, कि भांजी का सडन बिहेवियर चेंज उनके लिए सच में कहते हैं ना एक ब्लेसिंग था, वो किसी को नहीं बता सकते। न्यूज़न इन सालों में वो जो ट्रैवल कर रहा था, वो जो इतने सारे स्पोर्टिस थिंक कर रहा था, उसका एक होप कि उसके दोस्त की मतलब उसके दोस्त के पैरों की इलाज मिल जाए।
या फिर उसका दोस्त कम बैक कर जाए, वो नॉर्मल हो जाए। इन 3 सालों के लिए उसने वही सब किया था। हाँ, वो कॉलेज वगैरह में ट्रैवलिंग कैंपिंग करता था, वो फ्रेंड जोन में करता था, मतलब अपने ग्रुप के साथ घूमना, अपने ग्रुप के साथ रहना। पर वांगजी के लिए उसने ये सब छोड़ दिया था। वो किसी को बताता नहीं था कि हाँ उसे भी वांगजी की फिक्र है। वो सब टेक इट फॉर ग्रांटेड लेता था, क्योंकि उसे पता है अगर वो सीरियस हो गया तो इन तीनों गधों को हौसला कौन देगा, ये बात उसे पता है। पर सॉन्गलैन जो न्यूज़न की इस बात को नहीं समझ रहा था। उसे लग रहा था कि न्यूज़न कभी एक जगह रह ही नहीं सकता है। वो इतना बड़ी बात होने के बाद भी अपने काम को छोड़ के वो भाग रहा है, अपने रिस्पॉन्सिबल को पीछे छोड़ के भाग रहा है। इसी वजह से सॉन्गलैन न्यूज़न को मतलब अपने लाइफ में लाने से डर रहा था। पर न्यूज़न ने जब यह बात सुना तो उसे एक स्कोप दिखाई दिया, एक होप दिखाई दिया। हाँ, ऐसा नहीं था कि उनको देखने के बाद न्यूज़न को लगा था कि हाँ वांगजी के लिए ये ओमेगा कुछ ब्राइटनेस का होप है। पर इतना ही जल्दी एफर्टलेसली काम होगा कि एक ही एनकाउंटर में इतना बड़ा धमाका, न्यूज़न को ये बात पता नहीं था। तो न्यूज़न ने सोच लिया था कि नहीं, आप तो मेरे पहले से बेस्ट फ्रेंड की लाइफ को सेट करके ही मैं छोड़ूंगा, क्योंकि भाई बहुत हो गया उसका अकेलापन क्या, उसने खुद को लॉक करके रखा है। अब तो वो लॉक टूटेगा और वो उस अकेलापन से बाहर आएगा। न्यूज़न ने सोच ही लिया था। न्यूज़न के दिमाग में बहुत सारी खुराफाती आइडियाज़ चल चुके थे। अब उसे विंग को वांगजी के प्यार में ही रहना था और वांगजी को विंग के प्यार में। उसने सोच लिया था भगवान ने इन दोनों प्यारे जोड़े को मेरे भरोसे छोड़ा है, तो मैं कुछ ना कुछ करके इन अल्फा और ओमेगा को मिला के। न्यूज़न ने सोच लिया था ये। अब जो वांगजी जो साजिंजान और सोयांग और न्यूज़न सॉन्गलैन को देखने के बाद एक रिस्पॉन्स दे रहा था, मतलब रिस्पॉन्स में गुड मॉर्निंग बोलना हो, गुड इवनिंग बोलना हो, तुमने खाना खाया हो, ये सारी बातें वो जो पूछ रहा था। पहले वो ऑर्डर दे रहा था, अब वो थोड़ा सा कंसर्न होकर पूछ रहा था। ये उन दोस्तों के लिए बहुत बड़ी बात है। साजिंजान तो रोने लगा था, जैसे तैसे करके सोयांग ने उसे संभाला था। वांगजी समझ पा रहा था कि उसने खुद को हर्ट करने के चक्कर में, खुद को सबसे अलग करने के चक्कर में उसने अपनों को ही दुख दे दिया था। वांगजी इनके बारे में सोच रहा था, क्योंकि हाँ इन्हें जो किया उसका अपीयरेंस वांगजी को पहले थोड़ा सा अलग लगा था कि वांगजी ने उसे भाप लिया था कि ये ट्रबलिज्म है, ये ट्रबल मेकर है। वांगजी को ऐसा ही लगा था। और हाँ, ये ट्रबल अच्छा है। वांगजी के मुँह से सिर्फ इनके लिए इतना निकला था कि ये ट्रबल सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनके दिल विंग से प्यार कर चुका था। वांगजी का जो दिल था वो विंग से प्यार कर चुका, ऐसा नहीं था, विंग का भी दिल वांगजी को दिल से प्यार कर चुका था। बस अब ये रियलाइज कब होगा इन दोनों को, ये अलग बात है। पर शायद विंग को पहले ही रियलाइज़ हो गया था, क्योंकि जब वांगजी ने इंटरव्यू के लिए हाँ बोला था, जब सब कुछ नॉर्मल हो गया था, 2 दिनों के प्रिपरेशन के थ्रू विंग को जो रे के वांगजी के बारे में याद आ रहा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसके फिजिक्स याद आ रहे थे, वांगजी का जो कोल्ड हो रहा, उसका जो आँखें जो है, विंग ने उस आँखों में कुछ ऐसा देखा था जो उसे खींच रहा था वांगजी की ओर। विंग को पता चल रहा था। और यहाँ पे वांगजी जो विंग के वीडियोस को अब स्टडी कर रहा था, विंग के जैसे भाई विंग के पुराने वीडियोस को वो देख रहा था, विंग के बारे में जैसे जान रहा था। वांगजी के कान, वांगजी के नेक यार लाल हो रहे थे, क्योंकि भाई विंग ओपनली कभी भी किसी कपल को दिखा देता था, मतलब किसिंग वगैरह, इंटीमेसी के बारे में बातें करना, मतलब कुछ भी उनके चैनल में कुछ भी फिल्टर नहीं था। जो था वो प्योर था, मतलब कोई फिल्टर नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, बस एडिटिंग के नाम पे सिर्फ वीडियोस को मर्ज करके या फिर कुछ चीज़ों जो दिखाने नहीं चाहिए उसे कट करके, वही था। विंग वांगजी समझ पा रहा था। और वांगजी जब विंग को देख रहा था, उसके फिजिक्स को, उसके बातों को, उसकी थिंकिंग लेवल को, उसकी जो पर्सनालिटी है, जैसे जान रहा था, जैसे वांगजी विंग के अंदर खो रहा था, वांगजी को महसूस हो रहा था। पर कहते ना, एक हिजक एक रह जाता है जो आपको किसी चीज़ के पास जाने से रोक रहा है। तो वांगजी को अपने अंदर की डिसेबिलिटी जो है, जो क्रिप्टलपन है, मतलब वो चल नहीं सकता, वो चीज़ उसे विंग को खींचने से मना कर रहा था, मतलब रोक रहा था। और यहाँ पे विंग जो म्यांमार के थ्रू वांगजी बहुत सारे बचपन के पिक्चर्स और कहते हैं ना बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह कॉलेज के स्टूडेंट्स टाइम के, उसने बहुत सारे पिक्चर कलेक्ट किया था। और विंग जान के यह शौक था कि वांगजी पहले चल सकता था
और कुछ एक्सीडेंट के चलते अब वो नहीं चल सकता था। उनको लगा कि वो म्यामा से पूछ ले, पर कहते ना किस्मत आपको वो चीज़ तभी बताना चाहिए जब उसे कब मन हो। तो विंग और वांग जी के केस में भी वैसा ही था। वांग जी विंग के बारे में थोड़ा बहुत ही जान पा रहा था और विंग भी वांग जी के बारे में उतना ही जान पा रहा था जितना उसे ज़रूरत है। वो एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं जान पा रहा था। ये सारी चीज़ें कुछ मिस्ट्री टाइप की थी। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.